नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन करते चले आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 25 तक हम लोग सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। हम लोग प्रत्येक दिन क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन लाते हैं 10 टॉपिक से जो कि रिलेटेड होता है, और एक क्वेश्चन मैं आपको अंत में दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलते हैं। अब चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको विभिन्न पीसीएस कोर्स पर फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको तोहफा दिया जा रहा है। देखिए, इस ऑफर की वैधता कितना है, 10 से लेकर के 15 अगस्त तक। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपको ये बात ध्यान रखना है, पीसीएस फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य हो गया साथियों कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इसमें शामिल होगा। देखिए, अब ऑफर देखिए तो 60 to 75% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी जिसका भी प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है सितंबर में, आप जान रहे हैं कि बीपीएससी का पीटी टारगेट बैच जो बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, यह भी आपके लिए उपलब्ध है, तो यह आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी आरएएस भी उपलब्ध है, और इन तमाम चीजों के लिए अगर जानकारी चाहिए तो 9555124124 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर sanskritIAS.com जो संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके भी तमाम जानकारी लेकर के अपने मनपसंद कोर्स में नामांकन करा करके अपने तैयारी को और धारदार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं, और पहला टॉपिक ही देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, देखिए यहां पर जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम से संबंधित बातें हैं। अब बीपीएससी का अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको हमेशा ही स्पोर्ट्स से प्रश्न देखने को मिलेगा, और स्पोर्ट्स से भी मैंने कहा कि क्रिकेट से कम प्रश्न रहता है, लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न रहते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम वगैरह की बात की जाएगी तो रहेगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, महेंद्र सिंह धोनी का नाम यहां लिखा हुआ है, और धोनी मतलब जो पूरब का हिस्सा पड़ता है, बिहार झारखंड, उधर की शान है, दिल की धड़कन है धोनी, है ना। तो इसीलिए यहां पर धोनी को इस बार जो है ये नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है। धोनी से पहले कितने भारतीय क्रिकेटर जो है इसमें शामिल हो चुके थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यह भी हो सकता है कि किनको इस वर्ष का दिया गया पूछा जा सकता है, तो धोनी का नाम ध्यान रखिएगा। यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक धोनी साहब की वजह से होता है। अब देखिए यहां पर आपसे लेकिन पूछा गया है कितने क्रिकेटर और साथ में भारतीय क्रिकेटर। धोनी से पहले दरअसल 10 भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है, यानी कि धोनी कितने नंबर के हो जाएंगे, 11वें नंबर के। ध्यान दीजिएगा, धोनी 11वें नंबर के हैं, और पूछा गया है कि एमएस धोनी से पहले और कितने भारतीय थे। ध्यान दीजिए, इस विकल्प में 10 और 11 दोनों ही लिखा हुआ है। जरा सा आप चूके ना तो आप 11 में टिक लगा के आएंगे धोनी का नाम देखते हुए, और आप गलत कर लेंगे। इससे आसान प्रश्न नहीं होगा। यहां पर सही जवाब जो आपको होगा वह 10वां, यानी कि 10 जो है इसके साथ चलना होगा बी विकल्प के साथ, क्योंकि पहले लगा हुआ है। और धोनी 11वें खिलाड़ी हैं जिनको यह सम्मान दिया गया। इससे पहले देखेंगे तो कपिल देव साहब को दिया गया है, जो बहुत शानदार कैप्टन रहे। 1983 के जो वर्ल्ड कप हमने जीता, जो इंडिया ने जीता था, उस टीम के कैप्टन रहे थे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, ये सभी इस सूची में जो है शामिल हो चुके हैं। बी विकल्प के साथ आप इसमें जाइएगा। अब चलिए यहां पर चलते हैं बजट की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय थीम क्या था। अब इसलिए यहां महत्वपूर्ण होगा, एक तो थीम वाला प्रश्न रहता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि केंद्रीय बजट 2025-26 और वित्त वर्ष 2024-25 ये दोनों जो केंद्रीय बजट है, दरअसल इस दोनों ही केंद्रीय बजट को कहा गया कि ये भाई साहब ये तो बिहार का बजट है। क्योंकि आपको पता होगा 24-25 वाले बजट, केंद्रीय बजट में बिहार को 59,000 करोड़ रुपया दिया गया। 59,000 फिर करोड़। ऐसे ही लगभग स्थिति रहा 25-26 में। बहुत ज्यादा फंड दिए गए, मखाना का बोर्ड बनाने की बात की गई, वहां मखाना अनुसंधान को कहा गया कि भाई ये राष्ट्रीय केंद्र होगा। तो तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं वो बिहार को दिया गया। इस वजह से जो दोनों पिछला बजट रहा है केंद्रीय बजट, वो चर्चा में रहा है। यहाँ थीम को लेकर के भी पूछा जा सकता है, बिहार के लिए तमाम तरह की घोषणाएं क्या है वह भी पूछा जा सकता है। जैसे कि विष्णुपद मंदिर है, वहां कहा गया कि कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो गया जी, अभी नाम बदल गया है, गया का गया जी हो गया, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की चीजें जो है वहां आपसे पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। अब थीम को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देखा जाए, जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसका थीम था सबका विकास। बस इतना ध्यान रखिएगा, उसमें रखा था सबका विकास।
ठीक है, यानी कि सबको साथ रखने लेकर के चलने की अवधारणा रखा गया, यानी कि सरकार की समावेशी, सतत विकास और संतुलित विकास की जो नीति है उसको यह थीम दर्शाता हुआ नजर आता है। और उद्देश्य पूछे अगर स्टेटमेंट में तो इसी टॉपिक से निकालिए, ये हर वर्ग हो, हर क्षेत्र हो, हर राज्य हो, क्योंकि केंद्रीय बजट है तो हर राज्य होगा, इन सब के समग्र उत्थान को यह सुनिश्चित करना इसका थीम रखा गया केंद्रीय बजट 2025-26 का। मामला समझ में आ गया? अगर कुछ स्टेटमेंट पे पूछा जाए तो आप बना करके बता दोगे अपने तरफ से। चलो अब तीसरे पर चलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में किस योजना पर सरकार ने सबसे अधिक व्यय किया है? ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं, गलती से स्किप नहीं करना है कि यार इतने छोटे छोटे चीजें कौन पढ़ता है, लेकिन आप देखोगे जब बजट से संबंधित तो आप और चौकन्ना रह जाओगे कि यहां तक पूछ लिया गया है कि शिक्षा बजट में कितना दिया गया इस साल में। बिहार सरकार का भी पूछा गया है, भारत सरकार का भी पूछ लिया गया है, और बहुत फैक्चुअल एकदम पॉइंट समथिंग 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 तक जाके पूछा गया है। तो इसलिए बजट वाले टॉपिक में अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि आप रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर 25 फैक्ट है तो दोस्तों 25 फैक्ट तैयार करके जाइए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बजट से प्रश्न आए बीपीएससी में, और एक प्रश्न से ज्यादा रहता है। तो इसीलिए आपके लिए ये लॉटरी है, यहां पर समझिए ये जो है ना क्वेश्चन आउट हो चुका है आपके लिए। तो इसलिए केंद्रीय बजट और बिहार का बजट दोनों तैयार करके जाना है। कुछ प्रश्न उसमें देखेंगे महत्वपूर्ण। क्या कहा गया है? किस योजना पर, तो हमें योजना का नाम यहां पर बताना है। अब कई सारी योजनाओं का नाम यहां पर आप देखेंगे, खास करके बजट 2025-26 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यहां पर अगर बात किया जाए तो 2,03,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा प्रावधान किया था। किसके नाम पर चलेंगे? यहां पर इस योजना के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि अन्न देने की बात है तो इसमें चूंकि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत की आता है ये योजना, और गरीबों को आप जो सुनते होंगे कि मुफ्त राशन मुहैया कराने का प्रावधान करता है, वो यही योजना करता है। इसीलिए इसमें राशि बहुत ज्यादा दिया गया है, और जो मैंने आंकड़ा कहा कि आपको 2,03,000 करोड़ रुपया इसमें शामिल की गई है, तो ये आपको आंकड़ा भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना से आपका काम बन जाएगा। चलिए चौथे पर चलते हैं। हाल ही में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो डीआर कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, महिला भी है, पहली भी है, तो इस तरह से क्या होगा कि ये टॉपिक जरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे बी विकल्प के साथ चलेंगे, जूठिल सुमिनवा तुलुका, यानी कि बी विकल्प जो है यह आपका सही होगा। 1 अप्रैल 2024 को डीआर कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया, और यह नियुक्ति राष्ट्रपति वहां के जो है फेलिक्स उनके द्वारा किया गया। तो चौथे के बी विकल्प के साथ अपने को चलना है। अब पांचवें पर पहुंच जाते हैं। विश्व ध्यान दिवस, ठीक से, विश्व ध्यान दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश ने सह प्रायोजित किया? यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जापान, फ्रांस, भारत और अमेरिका। क्या लगता है इस तरह के जो दिवस हैं इसका प्रस्ताव किसके द्वारा दिया होगा? नहीं नाम जान रहे, आपने टॉपिक पढ़ के नहीं गया है, आपको पता ही नहीं एग्जाम में। कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए, योग का प्रस्ताव किस देश ने दिया था? भारत ने। क्या कहा जाता है? ध्यान। तो इस तरह की चीजें जो है ना, जिसका आप देखेंगे जुड़ाव अध्यात्म के तरफ से हो, व्यक्ति के मन स्थिति के साथ जुड़ाव हो जाए, कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो है उस टॉपिक का भारत के साथ होगा। तो भारतीय संस्कृति को इसलिए महान संस्कृति कही जाती है इन्हीं सब चीजों की वजह से। साथियों यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिलेगा, भारत ने ही ध्यान की प्राचीन परंपरा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया। इससे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बल मिला है, और विश्व ध्यान दिवस का प्रस्ताव भारत के द्वारा ही दिया गया है। मामला समझ में आ गया? अब देखिए, हम इस प्रश्न का जवाब नहीं जान रहे थे, मतलब हमने मान के चल रहे थे कि हम पढ़ के नहीं गए, लेकिन फिर सोचना कैसे, अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसको क्या करना है? 5 स्टार लगा लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके 2 चीजें बता देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर से नंबर 1 पे वो टॉपिक रहेगा कि बिहार में जितने भी अभी एक्सप्रेस वे वगैरह चल रहा है, जैसे कि आमोद से जयनगर वाला चल रहा है, दरभंगा होते हुए जो जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी प्रक्रिया बहुत तेज है। यानी कि आप देखेंगे वो शक्ल लेने लगा है वो एक्सप्रेस वे, और वो बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिहार में कई और एक्सप्रेस वे की बात जो आपको किया गया है केंद्रीय बजट में, वो ध्यान रखना है। और बंदरगाह वाला जो टॉपिक होगा, एयरपोर्ट्स का जो टॉपिक होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक क्या है? बंदरगाह। और बंदरगाह को क्या है? अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये आपसे यहां पर
पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर वाधवन पोर्ट जो है यहाँ पर दिया गया है सी विकल्प में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि स्टेट कौन सा है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। वाधवन पोर्ट जो है वह महाराष्ट्र में है और यह एक मेजर डीप सी पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे भारत का पहला कहा जाता है कि मेजर ट्रांसिट पोर्ट भी कहा जा रहा है। इस योजना को सागरमाला परियोजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का नाम लिखिए जरा, तो सागरमाला परियोजना। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये सागरमाला परियोजना से जाकर के जुड़ा है और पहला मेजर ट्रांसिट पोर्ट के रूप में इंडिया का इसको डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अब साथ में पर चलते हैं। भारत सरकार ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? दोस्तों आप जानते हैं ना कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत का जो है 80% ऑयल गैस वगैरह जो ये क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देशों से लेते हैं। इसीलिए जब भी टैरिफ की बात की जाती है तो इसका मार हमें झेलना पड़ता है। ट्रंप वाला ये कंडीशन आप देख सकते हैं। भारत सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि हम ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र हो जाएं, यानी कि किसी और राष्ट्र पर हमें निर्भर ना रहना पड़े। अब इसके लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने कहा है कि जब हमारे आजादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, यानी कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो यहां पर 2047, तो इंडिया एट 2047 यहां पर जो है, यहां तक हमने ये टारगेट रखा है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और इसका उद्देश्य है, और उद्देश्य कैसे पूरा होगा, ये दोनों चीजों। सबसे पहली बात है कि उद्देश्य पूरा करने का तरीका एक हो सकता है कि आपको जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन एक दिन खत्म हो जाएगा, या अगर आप इसको ले ही रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो आपके लिए महंगा पड़ेगा। और फिर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता आप कम कैसे करोगे? तो नवीकरणीय ऊर्जा पर अपने आप को जो है वो बढ़ावा दोगे, नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दोगे। यानी कि जैसे अक्षय ऊर्जा होता है, जैव ईंधन हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, बैटरी भंडारण हो गया, उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, पवन चक्की के माध्यम से हो गया। इन सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है कि आप जो है यहां पर ऊर्जा स्वतंत्र हो सकते हो। और खास करके जो स्वदेशी स्रोत हो सकते हैं, इन तमाम जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत लाएंगे, उस स्वदेशी स्रोत को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें। और यहां पर जवाब जो है सी 2047 के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए अब 8वें पर चलें। क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या करना है इसको? 5 स्टार। क्यों लगा रहे हो 5 स्टार? इंडेक्स है ना, मैं लगातार कहता हूं जो स्कीम हो, प्रोग्राम हो, इंडेक्स हो, लिस्ट कोई निकाला गया हो, तो क्या करना है, उसको तुरंत अलग से नोट कर लेना है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पर जो कहा गया है कि किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, जब भी ये रिपोर्ट वगैरह होगा, इंडेक्स वगैरह पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहला चीज हमें यही जानना है कि किस संस्था ने इसको जारी किया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हम लोग पहले भी इसको लेकर के चर्चा कर चुके हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच। यहां पर डी में ही यह विकल्प आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न और इस पर बनता है। यह प्रश्न यह बनेगा कि आपने संस्था तो बता दिया, चलो मेरे को यह बताओ कि क्या यह प्रति वर्ष जारी किया जाता है? जवाब है हाँ, यह प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा। दूसरी एक और बात आपसे पूछा जा सकता है कि एक और बात बताओ हमें, या आखिर ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी क्यों किया जाता है? देखिए, इसके उद्देश्य में हम लोग जाएंगे, वह क्या है, ध्यान देना है। इन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर है ना, हम जो खास करके मेल फीमेल सबकी बात करते क्या है, जेंडर है। तो यहां पर जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, गैप को कम करने के लिए, तुलनात्मक ढंग से विश्लेषण करने के लिए इंडेक्स यही तो करता है। तो यहां पर इन चीजों को भी ध्यान रखना है। जवाब विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? देखिए, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो बताते चलता हूं वो आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस क्रिकेटर के सम्मान में वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नामांकन किया गया? आप जानते हैं इस चीज को कि क्रिकेटर वगैरह के नाम पर क्या होता है,
कि जो कोई जैसे कोई भी स्टेडियम है उसके किसी पवेलियन का नाम रखा जाता है या फिर किसी स्टैंड का नाम रख दिया जाता है या ऐसे हो सकता है कि एक स्टेच्यू लगा दिया गया, ये हो सकता है। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, वानखेड़े का मतलब समझ में आ रहा है ना, वानखेड़े कहाँ पर ये स्टेडियम है ये भी पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो भी स्टेडियम जहाँ पे है उसका नाम, जैसे राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में नया बना है वो आपको पता होना चाहिए, वहां पर क्रिकेट का भी अब तैयार हो रहा है और मैं भी हाल ही में देखा था, तो वो स्टेडियम अब शक्ल लेने लगा है, संभव है अगले साल आईपीएल मैच वहां हो जाए। तो कुल मिलाकर के जो वानखेड़े स्टेडियम है ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र में मुंबई में। 2025 में दरअसल अब जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के T20 के पूर्व कैप्टन जो कि वर्ल्ड कप भी जीता है, रोहित शर्मा, तो उनके सम्मान में वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नामांकन किया गया और यह उनकी क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में यह पेश किया गया, यानी कि बी विकल्प रोहित शर्मा के नाम के साथ हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। 10वें पर चलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी। ठीक है, ये देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न को आप क्या करो, 5 स्टार लगाओ। क्यों? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 और भी महिला, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2025 है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित कई बार पहले प्रश्न आ चुका है और टेनिस वगैरह से लेकर के क्रिकेट से कम प्रश्न आएगा। टेनिस हो गया, चेस हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो रख लो, इन सब से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वो स्पोर्ट्स जो, ध्यान देना कि ओलंपिक्स का ज्यादा हिस्सा, अब तो क्रिकेट भी हालांकि हो गया लेकिन क्रिकेट छोड़ के थोड़ा सा ओलंपिक्स का ज्यादा हिस्सा है, अब देखना कि वो प्रश्न ज्यादा रहते हैं उस स्पोर्ट से। तो ये जो पढ़ने का तरीका है ना, इससे आपका बेहतर हो पाएगा। कुल मिलाकर के 4 विकल्प यहां पर दिया गया। देखिए, जो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं मैडिसन कीज, तो मैडिसन कीज ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब अपने नाम यहां पर किया है, मैडिसन कीज। और मैडिसन कीज कहां की रहने वाली हैं? यूएसए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और यह इनका जो है पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो इनकी करियर की निश्चित तौर पर सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, जो आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। किस मुस्लिम शासक के आक्रमण के बाद बिहार में तुर्क शासन की शुरुआत हुई? और यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब इसके विषय में जानते हैं, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है और इस टॉपिक से लगातार बीपीएससी प्रश्न पूछते रही है, इसीलिए क्वेश्चन को दिया हूं मैं। जवाब निश्चित तौर पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं लगातार देख रहा हूं कि अब आप लोग, ज्यादातर लोग सही जवाब देने लग गए, यानी कि तैयारी आपकी धारदार है, ये अच्छी बात है। और जो भी लोग जवाब देंगे उसको 2 चीजें बताना है उनको, इस प्रश्न का जवाब क्या है, दूसरी बात कि ये 10 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और सबसे अहम बात कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी मुझे एक बार आप बता सकते हैं, तो जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।